टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में क्या है? रेजिस्टेंस, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, हिंदी अकॉर्डिंग टू हिंदी, रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर रेजिस्टेंस जो हमारी बॉडी टुवार्ड्स इंजरी या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और या किसी फॉरेन पार्टिकल्स के लिए जो हमारा बॉडी जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, बचाने का काम जो कर रही है, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। दो टाइप की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एडेप्टिव, या इनेट डिफेंस या एडेप्टिव डिफेंस। एडेप्टिव को एक्वायर्ड भी बोल सकते हैं। इनेट टाइप ऑफ डिफेंस में क्या होता है? एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और एक होता है थर्ड एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में लिए जो इनेट इम्यूनिटी, पहली बात तो इनेट इम्यूनिटी होती क्या है? इनेट इम्यूनिटी जो बचपन से प्रेजेंट है, बाय बर्थ, याद रखना बाय बर्थ। आगे हम पढ़ेंगे टाइप IgM और IgG। ये जो है बचपन से प्रेजेंट होती है हमारे अंदर। ये दोनों इम्यूनिटी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में काम करती हैं। IgG और IgM दोनों कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में काम करते हैं, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आगे हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हम इनेट इम्यूनिटी में लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम पढ़ेंगे जैसे स्किन हुआ, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन या कोई सिक्रीशन है लाइक HCl, और या फिर क्रेटिनिन का सिक्रीशन स्किन पर। क्रेटिनिन अगर स्क्रीन पे लग जाएगा तो क्रेटिनिन का सिक्रीशन स्किन के ऊपर, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वीक एसिड से बचाता है, वो बेस से बचाता है, टॉक्सिक बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है क्रेटिनिन। जैसे स्किन हो गया, एसिडिटी, जो हमारा pH HCl लगा लो, या फिर स्किन की भी एक एसिडिटी होती है, वो होती है 3 to 5, जो कि इनहिबिट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। और एक होता है सीबम जो कान में, वो क्या करता है? उसमें होता क्या है? इनसोल्युबल फैटी एसिड होते हैं, जो ये क्या करता है? एक ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ नहीं रहने देता, मार देता है। नेक्स्ट इज स्टमक मुकोसा। देखो HCl से बचाने के लिए हमारे अंदर स्टमक मुकोसा होता है, जो सीक्रेट करता है HCl या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। HCl और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ये क्या करते हैं कि फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे इसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला गया तो उसको मार देगा HCl या फिर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो एंजाइम जो बैक्टीरिया के प्रोटीन को खा जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन पे होते हैं प्रोटीन, स्ट्रक्चर प्रोटीन, उन सबको ख़त्म कर देगा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और क्या देखो, एक होती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मान लो ये है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें होते हैं सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं? 5 माइक्रोमीटर से ऊपर के जो सब्सटेंस होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको क्या करता है? बाहर फेंक देता है। उनको क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। पर जो 5 माइक्रोमीटर से नीचे होंगे और 2.5 माइक्रोमीटर से बड़े होंगे, उनको क्या करेगा? अंदर चले जाएंगे। और जो इससे भी छोटे हैं उसका भी बताता हूँ। पहले 5 माइक्रोमीटर वाले सीलिया उसको बाहर फेंक देता है। जो 5 माइक्रोमीटर और 2.5 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं, उनको क्या किया जाता है? मैक्रोफेज। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक मैक्रोफेज होते हैं जिसको बोलते हैं एल्विलर माइक्रोफेज। वो क्या करते हैं? जो भी पार्टिकल्स आ गया, कोई भी पार्टिकल्स है, उसको मार देंगे। एल्विलर मैक्रोफेज उसको ईट अप कर लेंगे। और जो 2.5 माइक्रोमीटर से भी नीचे है, तो वो क्या होता है? एल्विलो के थ्रू ब्लड में चला जाता है, वो सबसे खतरनाक होता है। अच्छा, अब और जो सीलिया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे बाहर निकालता है? इसको कोट कर देगा म्यूकस के साथ, म्यूकस कोट करके साथ फेंक देगा। फिर नेक्स्ट इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन पहली बात, इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है,
वो हमने नीट में हम पढ़ के आए हैं। अच्छा, अब इन्फेक्शन से कौन बताता है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में होता है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल होते हैं और होते हैं फैगोसाइट्स। और एक होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो हमारी बॉडी करती है टुवार्ड्स एक्सटर्नल एजेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स होते क्या? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ही फैगोसाइट्स होते हैं। मैक्रोफेज आर द फैगोसाइटिक सेल। ठीक है, अब ये मैक्रोफेज होते क्या है? ये बेसिकली मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट ये अगर वैसे मेनली ये देखो ब्लड में घूमते रहते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो घूमते रहते हैं, ब्लड में घूमते रहेंगे, उसको बोल देंगे फ्री मैक्रोफेज, जो ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं। यही कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेज है मोनोसाइट से। और एक होते हैं टिश्यू मैक्रोफेज। टिश्यू मैक्रोफेज ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। ये सिर्फ एक ही पोजीशन में मिलेंगे। जैसे एल्वलाई में कोई भी मैक्रोफेज है तो उसको बोलेंगे एल्वुलर मैक्रोफेज। अच्छा, लीवर में है तो उसको बोलेंगे कफर सेल। ठीक है, और अगर बोन में है तो ओस्टियोक्लास्ट, और अगर ब्रेन में है तो उसको बोलेंगे माइक्रोग्लिया। एक होता है फ्री मैक्रोफेज। ये ब्लड में रहते हैं मेनली। जो भी ब्लड में डेब्रीज होते हैं, सेल कोई मर गया तो उसकी डेब्रीज को ईटअप करने के लिए। ठीक है, फैगोसाइट्स एक सेल है, मान लो ये है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स किलर सेल होता है, ये मार देता है सबको अपने एमीबा की तरह काम करता है। ये उसको अंदर ले लेता है। या अगर ये मान लो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया इसको क्या करेगा? ये अपने अंदर ले लेगा। इसको पहले चिपकाएगा अपने बॉडी से, फिर उसको क्या करेगा? इनगल्फ कर लेंगे, अपने अंदर ले जाएगा। ठीक है, इसको अपनी मेम्ब्रेन से चिपका के इस पर एक नई कोटिंग बना देगा मेम्ब्रेन की, जो कि लाइक दिस होगी। ठीक है, मेम्ब्रेन की कोई कोटिंग चिपका देगा, मतलब इसके अंदर जाएगा तो मेम्ब्रेन की कोटिंग में हो जाएगा। और बाद में इसको बोलेंगे अंदर ले गया, जैसे ही उसको बोलेंगे फैगोसोम्स। ठीक है, अब क्या करेगा? इसको अंदर तो ले लिया अपने अंदर, इसमें क्या करेगा? लाइजोसोम हर सेल में होते हैं। ये क्या करते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं? किसी भी सब्सटेंस पे अगर छिड़क दिए, या फिर मतलब किसी भी सब्सटेंस पे, कैसे बताओ, हाइड्रोलिटिक एक्शन होता है इनका। अगर ये इनका सिक्रीशन किसी भी उस पर ज़्यादा डाल दिया, इसमें होते हैं एंजाइम्स, लाइजोजाइम कुछ ऐसा होता है। इसमें होते हैं बहुत सारे एंजाइम, प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। प्रोटीन मेनली हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम जो डिग्रेड कर देते हैं एवरीथिंग। तो ये क्या करेगा? इस पर लाइजोसोम की सिक्रीशन करवा देगा, अपने लाइजोसोम मूव करवा देगा इसकी तरफ, और ये लाइजोसोम इसमें सिक्रीशन कर देंगे। जैसे ही लाइजोसोम इसको सिक्रीशन करेंगे, जैसे मतलब यहाँ सिक्रीशन की, तो इसको बोलेंगे, मतलब सारे लाइजोसोम इसके अंदर कर दिए तो इसको बोलेंगे फैगोलाइजोसोम। जैसे हमने किसी भी फूड पार्टिकल्स को अंदर लिया तो उसको बोलेंगे फैगोसोम्स। जैसे ही हमने उस पर एसिड सिक्रीशन करवाई तो उसको बोलेंगे फैगोलाइजोसोम। बस, मैक्रोफेज का मेन काम क्या होता है? किल करना। ठीक है, फैगोसाइट्स, मैक्रोफेज को ही फैगोसाइट्स बोलते हैं। और जो बचा कुचा मटेरियल है उसको क्या करेगा? बाद में निकाल देगा, एक्सक्लूडेट कर देगा। अब होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। वो क्या होता है? ये मान लो एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में याद रखना है, अगर किसी को ना बताऊँ तो एंडोथेलियम की एक लेयर होती है। हर ब्लड वेसल में एंडोथेलियम की लेयर होती है, एंडोथेलियल सेल्स की। ठीक है, ठीक है, यहाँ एक और लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। ठीक है,
अगर यहाँ के टिश्यू या सेल या माइक्रो या फिर बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया किल कर रहा है इन सेल्स को, दूसरे सेल्स को जो टिश्यू में है, ये मान लो बैक्टीरिया है, ये किल कर रहा है इन लोगों को, तो ये जो मान लो ये इंजर्ड सेल हो गया, इसने इसको मार दिया तो ये थोड़ा सा इंजर्ड हो गया। ये इंजर्ड सेल क्या करेगा, कुछ सिक्रीशन निकालेगा, ये सिक्रीट करेगा वैसोडाइलेटर। क्या करेगा, वैसोडाइलेटर। ठीक है, वैसोडाइलेशन से क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे, इनके सेल के बीच में गैप हो जाएगा। लाइक दिखाता हूँ कैसे गैप हो जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, उसी एरिया की ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल जैसे ही डायलेट होंगी तो उसमें ब्लड उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, मतलब आर्टरीज थोड़ी फैल जाएंगी तो उसमें ब्लड भी ज़्यादा आ जाएगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर यहाँ का बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्लड प्रेशर के। बात हमेशा याद रखना, ब्लड वॉल्यूम जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर। इस एरिया का जैसे ही ब्लड प्रेशर हो गया तो इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, फ्लूइड बाहर से अंदर आएगा, जिसके कारण क्या होता है, स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग। ठीक है, जिस कारण की स्वेलिंग होगी इस एरिया में। ठीक है, अब और क्या होगा, इस एरिया में ब्लड प्रेशर बढ़ा है, मतलब ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ी है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ी है तो मतलब इस एरिया में रेडिशनेस हो जाएगी। यहाँ की जो आर्टरीज या आर्ट्रियोल्स हैं, कैपिलरीज है जो, उनमें वहाँ उस एरिया में रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का अगर कहीं भी देखना है तो रेडनेस, या तो रेडनेस होगी या फिर वो टेम्परेचर हीट, मतलब हीट होगी। ये 5 प्रिंसिपल होते हैं वैसे तो, रेडनेस, हीट और एडिमा, या फिर उसको बोल सकते हैं स्वेलिंग। ठीक है, मेनली यही है, रेडनेस। नेक्स्ट, और उसमें पेन, और वहाँ पेन भी होगा। ठीक है, वैसे तो एक और चीज़ होती है जो कि हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं कि उस एरिया की क्या होता है, सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इस एरिया में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इस एरिया में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। नेक्स्ट मूव देखिएगा, वहाँ से वैसोडाइलेशन से ब्लड वॉल्यूम यहाँ की बढ़ गई, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ का बढ़ गया, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर लगा लो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। एंडोथेलियल सेल में बीच में गैप हो गया। अब क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल, हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, न्यूट्रोफिल मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, तो भाई सबसे ज़्यादा है, 70 to 80% होते हैं न्यूट्रोफिल। तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल पहले होगी इनकी मार्जिनेशन। अब मार्जिनेशन क्या होता है, मार्जिनेशन नॉर्मल जो ब्लड वेसल्स में बीच में बहता है, बीच में मतलब फ्लो करता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, बीच में क्या करता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऐसे जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या होगा, प्लाज्मा। पर जैसे ही कुछ वैसोडाइलेशन वगैरह हुए, इसमें कुछ टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है, जिसके कारण क्या होगा, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो बीच की जगह मार्जिन पे आने लगेंगे। ठीक है, मार्जिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होगा, एंडोथेलियम न्यूट्रोफिल क्या करेगा, इसको एडहेयर करेगा, इस पर कुछ स्टिकी मटेरियल वेसोडाइलेशन की वजह से, या कुछ एक और भी कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो इंजर्ड सेल होता है, जिसके कारण यहाँ की एंटीजन कुछ वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण कि ये एडहेयर कर पाता है, रिसेप्टर बोलेंगे, रिसेप्टर, जिसके कारण कि ये एडहेयर कर पाता है, इसके ऐसे एडहेयर करते यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, नीचे होती है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब ये एक्टिव हो गया, पहले वो इनएक्टिव था, अब ये एक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये सीक्रेट करता है कोलेजिनेस, जिसके कारण क्या होगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी। ठीक है, और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ गया, थ्रो, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायपेटाइजेस। ठीक है, इसको बोलते हैं डायपेटाइजेस, ये यहाँ आ गया। अब क्या होगा, इंजर्ड सेल और बैक्टीरिया
नहीं इंजर्ड सेल मेनली कुछ कीमोटैक्टिक सब्सटेंस सीक्रेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, न्यूट्रोफिल उसको लेके अट्रैक्ट होगा, इसकी मूवमेंट कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी, फिर ये इस टाइप से मूव ऑन करेगा जहाँ बैक्टीरिया होगा और वहाँ जाके उसको मार देगा। किस थ्रू, उस पर केमिकल छिड़क देगा या फिर उसको इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। फिर बाद में आएगा मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल के बाद आता है मैक्रोफेज, वो न्यूट्रोफिल को भी खा लेता है या जो भी बचा मटेरियल होगा उसको भी खा जाएगा, यही होते हैं, और वो बैक्टीरिया मर जाएगा, बस यही होता है इन्फ्लेमेशन। अब थर्ड है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले, इसमें मेनली क्या होता है कि जो माइक्रोब ऑर्गेनिज्म है उसको डिफ़िकल्ट कर दिया जाता है टू रिप्रोड्यूस, उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है, उसके रेजिस्टेंस पैदा कर दिया जाता है ताकि उसकी रिप्रोडक्शन रुक सके, वो फैल ना पाए। उसके कारण उसके लिए कुछ प्रोटीन हेल्प करते हैं हमें, ठीक है। फर्स्ट इज़ इंटरफेरोन, ये हमने उसमें भी पढ़ा था नीट की प्रिपरेशन के दौरान। इंटरफेरोन ये वायरस के लिए मेनली होता है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं वो सीक्रेट करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस लाइक अल्फा इंटरफेरोन, बीटा इंटरफेरोन और गामा इंटरफेरोन, ठीक है। ये इंटरफेरोन जो सही सेल है, ये तो इंजर्ड सेल है, जो सही सेल है उसके पास जाते हैं ये इंटरफेरोन और इसके द्वारा स्टिमुलेट करते हैं इसको ताकि ये रिलीज़ करे PKR, ठीक है, PKR रिलीज़ करे। ये क्या होता है, ये वायरल रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करता है, जिसके कारण कि वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाता, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वो जो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम देख लेंगे।